हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फंडामेंटल्स। माई सेल्फ मंगल पांडे। और अभी हम लोग कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन यानी मोशन इन प्लेन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, मोशन इन प्लेन में हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़े कि वेक्टर से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इंडिविजुअल एक्सेस पे सिस्टम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन पर बहुत सारा चीज़ आएगा। रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं, रिलेटिव मोशन में एक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, उन पर हम क्वेश्चन नहीं बनाए हैं क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा और उससे क्वेश्चन कभी नहीं आया है, तो मान के चलो उस पर क्वेश्चन नहीं आता जनरली। ठीक है, मेडिकल में खास करके नहीं आएगा और अभी उसमें लास्ट मोमेंट पे उसको उलझने की जरूरत नहीं। जिस किसी ने बनाया होगा वो बना कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलेंगे। प्रोजेक्टाइल में क्या है, ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन है और इसमें एक्स डायमेंशन पे एक्सेलरेशन है, मीन्स कोई एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो उस डायरेक्शन को हम अपना एक एक्सेस मान लें तो दूसरे एक्सेस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन पे ग्रेविटेशन काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ यानी डाउनवर्ड के डायरेक्शन पे। तो उसको हम अपना वाई एक्सेस मान लें तो उससे परपेंडिकुलर जो अपना एक्स एक्सेस होगा जो वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो जाएगा, सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, तो उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो ये दो तरीके का मोशन का स्टडी हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को मान लो हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें विथ सम वेलोसिटी, मान लेते हैं v या v1 रख लेते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने v1 वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया और हमको पता है कि इस स्पेस में मेरे पास एक एक्सेलरेशन काम करता है, दैट इज g विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा कि ऑब्जेक्ट धीरे से ऊपर जाएगा, इसका स्लोली स्पीड डिक्रीज करता जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर ये वापस आकर के जमीन पे गिर जाएगा। जब ये जमीन पर वापस हिट करेगा तब इसके पास अगेन वही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी होगा जो मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी पहले था, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो -v1 लिख सकते हैं, यानी कि जब ये ड्रॉप करेगा तो इसका वेलोसिटी -v1 होगा। ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है जो कि वन डायमेंशन मोशन में भी हम लोग पढ़े थे कि वन डायमेंशन में अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या क्या चीज और पढ़े हैं कि इसमें कितना हाइट तक ये अटेन कर सकता है। ये हाइट निकाले थे कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैज बीन थ्रोन विद सम वेलोसिटी, लेट्स से u या कोई भी, यहाँ पे v1 है तो v1 से अगर थ्रो करोगे तो कितना हाइट अटेंड करेगा, एंड दैट इज गिवन बाय u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां पर क्या है v1, तो v1 स्क्वायर अपॉन 2g, ये हाइट तक जाएगा। और इसको ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 2u अपॉन g, यानी कि 2v1 अपॉन g। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने देर ये हवा में रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग वन डायमेंशन में ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मोशन को लिए स्टडी किए थे। ठीक है, अब एक समझो, क्योंकि एक और मोशन है मेरे पास जो कि हॉरिजॉन्टल स्केल पर है और वो यूनिफॉर्म है। तो एक समझो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे किसी एक ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड करा दें विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से v2। इसको अगर हम v2 वेलोसिटी से इधर थ्रो कर दिए और इस डायरेक्शन पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना रिटार्डेशन है ना एक्सेलरेशन है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्लाइड करता रहेगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो इसमें कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, ये इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल ये दोनों टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कौन सा, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम अगर ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल किसी एंगल पर थ्रो किए, इसका प्रोजेक्शन एट सम एंगल किया जा रहा है। ठीक है, मान ले कुछ एक वेलोसिटी v से हम किसी एक एंगल पर, लेट्स से थीटा एंगल पर हमने इसको थ्रो कर दिया, तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो कि मान लीजिए ये v1 के बराबर है। इसके वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये v1 के बराबर है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v2 के बराबर है। इसको ही बराबर ही रखते हैं, इसी के बराबर है v2 के। तो एक कंपोनेंट हो गया v2, एक कंपोनेंट हो गया v1। v2 एक्चुअल में क्या है, इसका x कंपोनेंट, और v1 क्या है, इसका y कंपोनेंट।
ठीक है। तो v1 के अकॉर्डिंग हमको पता है कि मोशन कैसा होना चाहिए कि इस हाइट तक जाना चाहिए और फिर वापस आकर के जमीन पे गिर जाना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल पे चलता रहेगा। तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका मोशन कुछ ऐसा बनेगा, ये इसी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, लेट्स से इस टाइम पे पहुंच गया यहां पे, तो ऐसा कुछ मोशन यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि अगेन ये जो हाइट अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय v1 स्क्वायर अपॉन 2g, इसी हाइट तक जाएगा, और ये किसी एक रेंज को फॉलो किया, वहां पे ड्रॉप होने के बाद मोशन बंद हो गया। ये जैसे कि ये मोशन तो बंद नहीं होने वाला, ये चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे समाप्त कर देंगे, यहीं तक के टाइम के लिए हम इसको स्टडी करेंगे। तो जब ये यहां पहुंचा तो खत्म हो गया। अब ये दोनों एक्टिविटी जो है एक साथ हो रहा है। एक साथ होने का मतलब है कि थोड़े समय के बाद अगर कोई v2 वेलोसिटी से चल रहा हो तो कुछ एक x डिस्प्लेसमेंट करेगा, एंड दैट x इज गिवन बाय v2 इंटू टाइम, मान लेते हैं कि t0 टाइम के बाद देख रहे हैं, तो t0 टाइम के बाद हमको ये ऑब्जेक्ट दिखा, मान लो यहां पर है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी t0 टाइम के बाद किसी एक हाइट पे पहुंचेगा। तो देखो t0 टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है, लेकिन हम अगर इसको प्रोजेक्टाइल में देख रहे हैं तो ये एक्चुअल में कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है समवेयर। मतलब समझना है कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट किया, इस ऑब्जेक्ट का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है, सेम है दोनों का, तो ये ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टल में उतना ही डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए, यानी इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x v2 इंटू t0 के बराबर ही होगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 डायमेंशन में चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, यहां पर भी है तो उसका x डिस्प्लेसमेंट यही है, ठीक है, जो इसका है। और साथ ही साथ इसमें y में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, यानी ऑब्जेक्ट यहां पर मिलेगा इस t0 टाइम के बाद, तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया एट t0। तो उसका हाइट होगा कुछ ना कुछ, और वो हाइट कितना मिलेगा, वो हाइट को देखोगे तो कितना मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, v2 वेलोसिटी से चल रहा हो और माइनस g एक्सेलरेशन है, तो v2 इंटू t0 माइनस हाफ g t0 स्क्वायर, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन से चल रहा हो तो ये लिखते हैं v2 इंटू t0 माइनस हाफ g t0 का स्क्वायर। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का x और y कंपोनेंट होता है, h की जगह हम यहां पे y लिखते हैं, ठीक है। ये y डिस्प्लेसमेंट जो किया t0 टाइम के बाद, यानी t0 टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिख रहा है, तो उसका x और y कंपोनेंट ये दोनों इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से ले लेंगे, एक वर्टिकल वाले से ले लेंगे, तो दोनों से हमको ये मिल सकता है। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से बता रहे हैं, तुमको समझना भी यही चाहिए कि एक्चुअल में जब प्रोजेक्टाइल होता है तो वो इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोनों मोशन को अगर सेपरेटली यहां पर विजुअलाइज कर सकते हो तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। एक मोशन है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो x का जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर होगा वो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टर्म पे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम के टर्म्स पे। और एक मोशन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि माइनस g के एक्सेलरेशन से कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, प्लस u के स्पीड से थ्रो किया जाए और माइनस g का एक्सेलरेशन काम करता रहे, तो कैसे जाएगा कैसे आएगा, किसी भी टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये बताएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट है उतने ही टाइम पे ये भी यहां पे गिर जाएगा, क्योंकि किसी टाइम पे देखो ये टॉप पे है तो उस टाइम पे ये भी यहां पे टॉप पे दिखेगा, किसी टाइम के बाद वो यहां है तो ये यहां पे जमीन पे आ जाएगा। सिंपल समझ सकते हो कि इसका ये प्रोजेक्शन है, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये मोशन का प्रोजेक्शन को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर हमको पता है, यहां दो चीज हम लोग निकाले थे कि कितने हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट, सो दैट h इज गिवन बाय v2, सॉरी यहाँ पे v1 लिया है तो v1, यहाँ पे v2 ले लिए क्या, v1, ये v2 है, v1 इंटू t0 माइनस हाफ g t0 स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी उसी तरीके से हम लोग जो h आएगा वो v1 स्क्वायर अपॉन 2g आया, और v1 कितना है, v1 कुछ और नहीं vx है, इसका जो सॉरी y है, इसका y कंपोनेंट, यानी vy का स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हैं। vy के जगह अगर हम लोग थीटा के टर्म पे लिखेंगे तो v
कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन 2g, इसका स्क्वायर कर दिए तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हम लोग लिखते हैं हाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है इसमें 2v1 अपॉन g। तो इसके केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू 2v1 अपॉन g, v1 का मतलब vy यानी कि 2v साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, अब इस टाइम इंटरवल तक किसी ऑब्जेक्ट को चलने का मौका मिला यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से, तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट करता है, तो रेंज निकल के आता है। इसमें हम लोग v cos थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाता है sin 2 थीटा, और v मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये कुछ एक फॉर्मूला बनता है, एक रेंज के लिए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एक मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, तो ये जनरल हम लोग किसी भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मींस ऑन द सेम लेवल, इसके लिए हम लोग ये 3 पैरामीटर निकालते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन तुमको अंडरस्टैंडिंग ये बात क्लियर रखना है कि ये x और y के लिए टर्म्स पे आता है। अब ये x और y का जो रिलेशन आया, इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। वो एक प्रोपोर्शनलिटी जो देता है वो x स्क्वायर को प्रोपोर्शनल देता है, इसलिए हम लोग इसे कन्विंस करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये मोशन जो है ये पैराबोलिक मोशन है, इसका जो पाथ होगा ये पैराबोला को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बनता है, वो भी यहीं पे लिख देते हैं। वो क्या बनता है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने पड़ सकता है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनता है। वैसे प्रोजेक्टाइल से बहुत कम ही बार क्वेश्चन रहा है, लास्ट देखोगे नीट में तो 2014 में लास्ट बार क्वेश्चन आया है, 2014 यानी कि अभी हम लोग लगभग 7 साल हुए। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आया है तो आ भी सकता है, बट बहुत कम फ्रीक्वेंसी रहता है, जो भी वजह हो, और आएगा भी तो कुछ आसान वाला ही, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से ही क्वेश्चन आ जाएगा, वो किस्मत तुम्हारी अच्छी होगी तो आ जाएगा। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये सब प्रोजेक्टाइल में हम लोग जनरली यूज करते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला आता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आता है, और एक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बना। तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन को और भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे आया क्या, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम लोग प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं कि y माइनस एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, इसलिए इन्वर्टेड पैराबोला बनता है, मींस जिसका फोकस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो पैराबोला बनता है। तो ये हम लोग यहां से कंफर्म होते हैं। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको रेंज का फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे u स्क्वायर कॉस थीटा है, 2 भी है, एक और साइन थीटा अगर आ जाए तो हम लोग इसको रेंज बना सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस g इंटू 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दें तो ये टैन साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई किए हैं डिनोमिनेटर में, तो एक ऊपर में भी जाना पड़ेगा। एक cos थीटा और था क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर थीटा था, तो एक cos थीटा को और रहने दिया जाए, और एक्स स्क्वायर है उसको भी रहने दिया जाए। ठीक है, ओके। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, किसी प्रोजेक्टाइल का रेंज बन रहा है। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेंज में लिख सकते हैं tan थीटा माइनस c, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन r, ये रेंज हो गया। sin थीटा बाय cos थीटा, इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा और कॉमन निकाल सकते हो, x tan थीटा दोनों में है तो कॉमन निकाल सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन r। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बनता है इस फॉर्मेट में। इसको भी याद रख सकते हो, कभी कभी तुमको रेंज मिलेगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा, तो एक्स वाई के बीच में रिलेशन ढूंढना, ये फॉर्मूला उससे काफी आसान पड़ जाएगा, जिसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर रहा बात कि कुछ स्पेशल सिचुएशन बनता है प्रोजेक्टाइल में, जिन पे बार बार घूम के क्वेश्चन रहता है, तो वो कुछ स्पेशल सिचुएशन को देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, पहला एक बात है कि अगर 2 प्रोजेक्टाइल हो और दोनों सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन
रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम। इतना से हमको लिखने का जरूरत नहीं था, कोई बात नहीं। अगर हम लोग v से प्रोजेक्ट किए हैं सेम स्पीड और थीटा का अलग अलग वैल्यू है, एक प्रोजेक्शन एंगल हो गया मान लो थीटा और दूसरा प्रोजेक्शन एंगल हो गया मान लो 90 माइनस थीटा, या थीटा 1 या थीटा 2 कर देते हैं, थीटा 1 थीटा 2। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री के बराबर है तो वैसे केसेस में, और दोनों का स्पीड सेम है, दोनों के लिए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखते हैं, यू है दोनों के लिए, तो रेंज सेम मिलता है। ठीक है, ये सबको याद ही होगा, इसमें कुछ अभी न्यू तो नहीं है। दूसरा क्या है, 45 डिग्री प्रोजेक्शन के लिए जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है, मैक्सिमम आर का वैल्यू मिलता है। और वो आर कितना हो जाएगा, आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा 45 डिग्री हो गया तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो गया, साइन 90 यानी 1, तो आ जाएगा क्या, यू स्क्वायर अपॉन जी। और इसी केस में हम लोग एक और रिलेशन निकालते हैं कि इस केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का स्क्वायर करो, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फाइनली आ जाएगा कितना, h इज इक्वल टू आता है यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो h और r में एक रिलेशन मिलता है, वो क्या दिख रहा है, ये यू स्क्वायर बाई जी है, ये यू स्क्वायर बाई 4g है, यानी कि r जो है वो h के 4 टाइम्स है। तो ये एक रिलेशन बनता है, रिलेशन मिलता है जो दो स्पेशल केसेस है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रोजेक्शन, एक 45 डिग्री का पोजीशन। इन पे बार बार सवाल रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए दोनों ध्यान रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंजेस सेम होता है बट बाकी चीज डिफरेंट है। हाइट देखो, ये एक ज्यादा हाइट तक अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम हाइट का बात करें दोनों के लिए अलग अलग होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो दोनों का वो अलग है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, लेकिन रेंज जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। दूसरा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में एक चीज तो ये दिख रहा है कि रेंज मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, और रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में ये रिलेशन रहता है कि रेंज विल बी 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड इन द सेम प्रोजेक्टाइल। ठीक, उसी प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा उससे 4 गुना दूरी पे जाकर का ऑब्जेक्ट गिरता है। चलो ठीक है, तो ये सब कुछ बात है जो याद रखना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल करेंगे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट इस पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो आ रखा है, बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन जो भी आया है उसको देख लेते हैं, और बहुत बेसिक वही फंडामेंटल वाला ही क्वेश्चन आया है। इसके आगे और भी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वगैरह बहुत कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत हिंट बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, बट उनसे क्वेश्चन का संभावना बहुत कम रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet is, मतलब क्या कह रहा है देखो समझो, कि एक अपना अर्थ है, इस पे एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया विथ सम वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है विथ सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये एक पाथ फॉलो किया ऐसा, ठीक है, ये अपना अर्थ पर है। एक और प्रोजेक्टाइल चल रहा है जो किसी दूसरे प्लैनेट पर है, मान लेते हैं प्लैनेट एक्स, कोई अपना डिफरेंट प्लैनेट है, इस पे कोई अलग वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया, कम है या ज्यादा है, जैसा भी हो, उससे कम है शायद, तो इसको थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उतना ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों का जो ट्रेजेक्ट्री है वो एकदम एक जैसा है, तो एक जैसा होने के लिए एक जैसा ही दिखना चाहिए, लगभग मान लीजिए एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा प्रोजेक्टाइल है, तो दोनों एक जैसा होगा तो क्या क्या सेम होगा, दोनों में एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज रेंज, ये दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये भी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, H and R must be same for both projectiles। अगर दोनों सेम होगा तभी ये सिमिलर ग्राफ दिखेगा, सिमिलर ट्रैजेक्टरी बनेगा। लेकिन बात तीसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम नहीं होगा।
टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये स्पीड यहाँ पे v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, तो दोनों में देख रहे हो दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। तो सेम नहीं होगा तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो भी सेम नहीं रहेगा। वर्टिकल में ना ग्रेविटी है, वर्टिकल डायरेक्शन पे ग्रेविटी है, जो कि अर्थ पे कुछ और लग रहा है, उस प्लैनेट पे कुछ और लग रहा है, ग्रेविटी में डिफरेंस है। बट हॉरिजॉन्टल में तो कोई ग्रेविटी नहीं है, तो जब हॉरिजॉन्टल पे कोई भी ग्रेविटी ना हो और वेलोसिटीज डिफरेंट हो, तो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगा? नहीं कर सकता ना। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहां से यहां तक, यहां पर भी यहां से यहां तक, और दोनों का वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वो अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग लेगा ना। बात क्लियर है? इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा। T1 विल नॉट बी इक्वल टू T2। मान लेते हैं यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट रखें T1, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट रखें T2, तो इस बात को ध्यान रखना है कि T1 और T2 सेम नहीं होगा। बाकी रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लो। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं कि ये ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम कोई भी रेंज आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ले लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो उससे भी सॉल्व होकर के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेंज के लिए बात कर लें कि इसके लिए मान लो R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ दोनों सेम है, सो R1 विल बी इक्वल टू R2। तो इसके केस में हम लोग लिख सकते हैं R1 क्या हो गया, U1, यहाँ पे V1 है, तो V1 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी अपने अर्थ का है तो GE लिख देते हैं। और दूसरे प्लैनेट के लिए जो आया वो हो गया V2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ऑफ दैट प्लैनेट। थीटा तो दोनों का सेम है, तो ये दोनों टर्म साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो भी जी का रेशियो होगा वही वेलोसिटीज का रेशियो होगा। हम लोग को रेशियो किसका चाहिए? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ही चाहिए। उस प्लैनेट पे ग्रेविटी क्या होगा वही निकालना है। तो जीपी निकालना है, तो बाकी सबको एक साइड ले आओ। जीपी विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, और ये जीई ऊपर मल्टीप्लाइड में। तो दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है कि अपने प्लैनेट पे अर्थ पर है 5 और उस प्लैनेट पर है 3, और जी का वैल्यू 9.8। तो यहां सबको प्लेस कर दिया जाए। सो जीपी विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 9.8, 25 अपॉन 9, 9.8। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा और एग्जैक्ट में आंसर खोज रहा है, तो वैसे थोड़ा गड़बड़ कर दिए। ए V2 है 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। अब थोड़ा सा आसान रख रहा है, इसको 9.8 की जगह 10 ले लो, तो 25, 10 अपॉन 25, या इसको कर सकते हैं 100 अपॉन 25, तो 4 हो गया, 0.4 इंटू 9, 36, लगभग 3.6। तो 3.6 के आसपास में 3.5 है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैलकुलेशन करके बोल सकते हैं ये 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास में होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, बट वो भी हम लोग नॉर्मल 10 लेकर के कर देंगे। 9.8 रखा है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो बात क्लियर है कि ऐसा सिस्टम भी बन सकता है, दो डिफरेंट। ये अच्छा क्वेश्चन रहा है, लेकिन ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है, 2014 में आया है, तो इसके बाद से काफी गैप है, तो क्वेश्चन बनता है कि हो सकता आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। और भी एक दो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इनिशियल पॉइंट ए इज दिस, इट्स वेलोसिटी एट बी इज। तो और भी आसान क्वेश्चन है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट किया गया और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आकर ड्रॉप किया, तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी था मान लिया V1, जब ये ड्रॉप किया तो इसके पास वेलोसिटी हो गया V2। दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? क्या डिफरेंस रहेगा? इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है V1x, वो अभी भी उतना ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये हो गया V2x। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो गया V1y, यहां पर आएंगे तो ये V2y। तो जब हम लोग बताए थे कि दो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों को स्टडी करके देखो, तो हॉरिजॉन्टल वाला कोई चेंज नहीं होता है, यानी V2x, जो V2 का x कंपोनेंट है वो V1x के बराबर ही होगा, यानी इसका जो x कंपोनेंट वही x कंपोनेंट इसका भी रहेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या असर पड़ता है कि V1y और V2y ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है,
बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, यानी v2y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v1y, नेगेटिव डायरेक्शन पे बस काम करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का बात करें तो दोनों सेम, मैग्नीट्यूड पे ही लिखते हैं इसलिए दोनों सेम है। डायरेक्शन है तो डायरेक्शन देखिए, क्योंकि ये कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव लिखेंगे, दोनों बराबर होगा। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जब वेक्टर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। v1 यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट वाइज में दिया हुआ है, दिस इज 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, तो सेम चीज y कंपोनेंट जो है बस वो नेगेटिव हो गया, x कंपोनेंट वही रह गया है, तो ये x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रह जाएगा, y कंपोनेंट बस -3 हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये 2013 में। ठीक है, तो चलो और आगे देखते हैं। तो इस पे जनरली और भी चीज समझना है कि कुछ चीज ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि मोमेंटम वगैरह पे भी बात कर सकते हैं कि मोमेंटम भी जो है वो पॉजिटिव में था y वाला, नेगेटिव हो जाता है y वाला। तो अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा तो जो y में मोमेंटम का चेंज हुआ बस उतना ही हो गया, यानी कि मोमेंटम का चेंज, इस पे कुछ चीज बताते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रोजेक्टाइल में हम लोग दो बात और भी रखेंगे, मोमेंटम और एनर्जी, इन पे क्या क्या चेंजेज आता है, क्या रिलेशन होता है एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड momentum of particle in projectile motion। ठीक है, तो पहला चीज क्या देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन पे इसका जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रिड्यूस करता रहता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के यहां पर vy 0 हो जाता है, बट Vx कांस्टेंट रहता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। Vx जो होता है ये कांस्टेंट ही रह जाता है, Vy जो है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव और चेंज होता रहता है। तो इनिशियली अगर मोमेंटम देखा जाए P इनिशियल, तो मानिए कि ये U से प्रोजेक्ट किया गया है, तो Ux I m मास रख लेते हैं कि m Ux I प्लस m Uy J, ये मोमेंटम होता है। अगर P एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछा जाए तो Ux तो रह ही गया, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन Y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, तो इसलिए बस सिर्फ X कंपोनेंट का ही मोमेंटम रह जाएगा। U एट लास्ट पॉइंट मान लेते हैं कि ये O, ये T और ये वापस बॉटम पे आया तो इसके लिए B लिखते हैं। तो मोमेंटम जो है वापस जब बॉटम पॉइंट पे आता है तो क्या होगा, ये x का कोई भी कंपोनेंट, x का मोमेंटम हो चाहे वेलोसिटी, ये पूरे रास्ते में कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा। जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव बन जाता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उसका नेगेटिव हो जाता है, बट सेम मैग्नीट्यूड जो प्रोजेक्शन के टाइम पे था, सो दिस विल बी द मोमेंटम व्हेन इट ड्रॉप्स अगेन। ठीक है, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे भी देखें तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब स्टार्ट किए तो u इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सो हाफ m u स्क्वायर। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे गए तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, एट O एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वहां पे सिर्फ ux रह गया कंपोनेंट, तो ये लिख सकते हैं हाफ m ux स्क्वायर। और जब वो अगेन वापस ड्रॉप किया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो ये हो गया हाफ m u स्क्वायर। और अगर हम इसको अपना रेफरेंस लेवल मान लें तो उस केस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे 0 नहीं होता है, ये हम लोग ग्रेविटेशन में भी आगे जाके देखे हैं, तो इसलिए रेफरेंस लेवल का हम लोग को इंट्रोडक्शन करना पड़ता है कि ये अपना रेफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे। तो ये अपना रेफरेंस लेवल मान लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां पर भी 0 होगा ये इनिशियल पॉइंट पे, और जब फाइनली ड्रॉप करेगा वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो वहां पे क्या होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आया है वही पोटेंशियल एनर्जी वहां पर होगा। कितना कमी आया है, हाफ m uy स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी देखो तो ये है हाफ m u स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद डेल्टा के ही लिखते हैं कि ये शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी था
और अभी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू एक्स स्क्वायर, यू वाई वाला कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा यू लिखते हैं, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी बन के आएगा, सो दैट इज हाफ एम यू वाई स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया। तो यहां पे केस में पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, सो दिस इज हाफ एम यू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है मोमेंटम पे, काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, ये प्रोजेक्टाइल में जानना चाहिए, कहीं भी सिचुएशन रिलेट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट अगेन। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। क्या सिंपल सा बात बोला कि रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है, यानी कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसपे जो हाइट अटेन किया उतने के बराबर का ही रेंज भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेंज हो चाहे हाइट हो, ये दोनों ही केस में यू तो दोनों के लिए सेम रखते हैं। तो अगर रेंज का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो देखो u का कोई महत्व नहीं रह जाता है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो u को तुम चेंज भी करोगे कि u को हम कभी ज्यादा रखें या कम रखें तो उस पर बराबर हो सकता है, ऐसा कोई मतलब नहीं। u से दोनों को कोई मतलब नहीं, दोनों को कंपेयर करोगे तो u पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो रिलेशन जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर हो सकता है, या और भी क्वेश्चन पूछे कि भाई इससे ये 5 गुना है, 10 गुना है या n टाइम्स है, तो जब भी रिलेट करना होगा तो सिंपल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। साइन 2 थीटा को ब्रेक कर तो जी भी कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, एक साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल ऐसे जनरली नहीं करते, लेकिन हम लोग कर ले रहे हैं। करने का वजह क्या है कि हम लोग या तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा 0 हो, साइन थीटा 0 होने का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जो कि मेरे लिए पॉसिबल बात नहीं है, 0 डिग्री प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा, तो इसलिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या आएगा, साइन थीटा है, ये कॉस थीटा को उधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 2। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 2, यानी कि ये एक प्रोजेक्शन एंगल मिला जो कि संभव है। थीटा 0 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई एक और एंगल हो tan इनवर्स 2, ये एंगल पॉसिबल है। तो इस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर होगा। So, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकंड, if g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the range of the missile is। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई एक मिसाइल फायर किया गया टू अटेन मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज अटेन करने का मतलब है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे तुमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है कि 20 मीटर पर सेकंड से, और जी का वैल्यू दे रखा है, तो रेंज मिसाइल का पूछ रहा है। यानी कि सिंपल सा बात बोलेंगे कि 45 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड से किसी को प्रोजेक्ट किया जाए तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, वी हैव टू टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो r इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, साइन 2 थीटा का मतलब हो गया 1, तो u स्क्वायर अपॉन g यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन 10, यानी कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग सा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, projectile is fired at an angle 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of the projection is। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि वही 45 डिग्री पे फिर से एक प्रोजेक्शन किया गया और इसको इस पॉइंट से देख रहे हैं, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसका एलिवेशन एंगल कितना होगा। दिस इज एलिवेशन एंगल, मान लेते हैं ये अल्फा है, सो वी हैव टू फाइंड द एलिवेशन एंगल कि ये कितना एंगल होगा। सो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, h हो गया, और ये कितना होगा यहां से यहां तक का वैल्यू, दिस इज रेंज अपॉन 2। सो दिस एलिवेशन एंगल के लिए हम लोग सिंपल tan अल्फा यूज कर सकते हैं। tan अल्फा इज h अपॉन r बाई 2, यानी कि 2h अपॉन r। ठीक है, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना दे रखा है, दिस इज 45 डिग्री।
45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो 45 डिग्री यानी मैक्सिमम वाला केस, तो उसमें एक चीज पता है कि रेंज जो होता है वो h का 4 टाइम्स होता है, तो सीधे उसको प्लेस करेंगे, बाकी और कुछ फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। 2h अपॉन r के जगह हम लोग 4h लिख सकते हैं, सो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2/2 दैट इज हाफ। तो tan अल्फा का वैल्यू हाफ आ रहा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा कितने पे हाफ आएगा, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक एंगल नहीं है तो tan इनवर्स में आंसर रख सकते हैं, आंसर भी tan इनवर्स में है। सो दिस इज एंगल, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एलिवेशन एंगल मतलब कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो वो मेरे से कितना एंगल पे बना रहा होगा। जैसे हम यहां से देख रहे हैं तो कोई घूमता हुआ जाके कहीं गिर रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे जब हम उसको देख रहे हैं तो कुछ एक एलिवेशन एंगल बना रहा है, वो एंगल के बारे में पूछ रहा है। ओके है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जो इसका स्पीड है, मान लिया कुछ इसका स्पीड v है, जो भी होगा वो हॉरिजॉन्टल पर ही होगा, मैक्सिमम पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, इनिशियल प्रोजेक्शन u है। तो बोल रहा है कि जो इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे जो इसका स्पीड होगा वो इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड के हाफ होगा, मैग्नीट्यूड का हाफ होता है, हाफ है। तो उस केस में आपको बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था। बात क्लियर है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इसका स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड स्पीड, सो व्हाट विल बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो ये हमको पता है कि दिस v इज नथिंग बट ux, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, जो यहां पे ux था वही यहां पर भी रहेगा, uy 0 हो गया। सो ux इज u cos थीटा एंड दैट इज u/2। सो इससे हम लोग को बहुत क्लियर है कि cos थीटा इज 1/2, दैट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। सो कितने एंगल प्रोजेक्ट किया गया, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री प्रोजेक्ट करोगे तो ये सिचुएशन मिलेगा। ओके है, सो ठीक है स्क्रीनशॉट। ये सब कुछ आसान क्वेश्चन से रहा है, ऐसा ही रहा है। और भी अब दो क्वेश्चन हम ज्यादा बनाएंगे नहीं, रीड आउट कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, a particle of mass m is projected with velocity v making an angle 45 degree with the horizontal, when the particle lands on the level ground the magnitude of change in momentum will be। इसे ठीक है, लेकिन चलो इसको बता देते हैं फिर। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle 45 degree with the horizontal, when the particle lands on the level ground the magnitude of the change in momentum will be। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए बताए थे कि मोमेंटम चेंज कैसे देखते हैं, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट किया गया, जब ये वापस ग्राउंड पे आएगा तो मोमेंटम का चेंज बताना है। तो ये u से प्रोजेक्ट किए, यहां पर इसके पास कुछ v वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाता है। मेनली डायरेक्शन में जो चेंज आता है वो y कंपोनेंट में। तो p इनिशियल जो हो गया मोमेंटम वो हो गया m इंटू u वेक्टर फॉर्म में, और p फाइनल जो हो गया वो m इंटू v। अब u और v में क्या अंतर है वो बताए रखे थे। u हो गया m ux प्लस uy, uxi प्लस uyj, uyj, और ये हो गया m जो वेलोसिटी आता है फाइनल जब ड्रॉप करता है तो ये x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता है, वो उतना ही रह जाता है। y कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव के बजाय बस नेगेटिव हो जाता है, बट सेम मैग्नीट्यूड का, तो माइनस uyj। हमको क्या निकालना है, हमको बताना है कि मोमेंटम में क्या चेंज हुआ। लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी, मेन चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ux वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है, और इसको माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी माइनस 2uyj। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डेल्टा p का मैग्नीट्यूड, सो इट्स नथिंग बट 2uy। अब u के बारे में कुछ दिया है डिटेल कि प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, यानी uy कितना हो जाएगा 2v cos 45 1/√2, यानी कि बोल सकते हैं v इंटू √2, v इंटू √2। मोमेंटम है तो kg मीटर, अच्छा मास भी गया, मास का वैल्यू दिया है
मास m ही लिखा है, तो mv इंटू √2 kg मीटर पर सेकेंड। ओके है, बात समझ रहे हो? ये मोमेंटम के चेंज के लिए पहले ही बताया था कि मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल और फाइनल। जो चेंज आता है वो y कंपोनेंट में, x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो जब भी माइनस करोगे चेंज निकालने के लिए डेल्टा p, तो जो माइनस करेंगे तो ux वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जो y में चेंज आएगा वही मोमेंटम का चेंज लाएगा। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। किसी टावर से, किसी बिल्डिंग के छत से या कहीं से हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस समय का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या क्या स्टडी करना रह सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इस पे ही बहुत सारा सवाल रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को अलग से करेंगे, बाकी सब केसेस को जनरलाइज करते हैं कि कुछ एक थीटा एंगल अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए या कुछ एक अल्फा एंगल डाउनवर्ड में प्रोजेक्ट किया जाए। तो इन सब केसेस में क्या क्या चेंजेस आता है, नहीं आता है, सबको देखना है। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनता है उस पर देखेंगे। रेंज वगैरह इस पे निकालोगे तो काफी मेहनत का काम रहता है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो फिर रेंज निकालो। ठीक है, तो दोनों चीज निकाल सकते हो अलग अलग करके। इसके लिए तुम अगर कोई फॉर्मूला याद करके रखे हो तो फिर बेवकूफी का काम है, उसका फॉर्मूला मत याद रखो। इन सब केसेस में तुमको सबसे पहला चीज, चाहे कोई भी केसेस होगा, तो उस सब केस में हमको पहला निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया कि इसको जमीन पर आने में कितना टाइम लगेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल टर्म है वो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करने में काम आता है, बाकी कोई और चीज का मतलब नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं विद सम एंगल, मान लेते हैं थीटा। अब थीटा अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो सब हम लोग प्लेस कर सकते हैं। मान लो ये यू से प्रोजेक्ट किए हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया यू वाई। अब इसको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, ये किसी हाइट ऑफ टावर से प्रोजेक्ट किया गया है, एच हाइट ऑफ टावर से, तो ये फाइनली जो है ये ऊपर जाएगा और जाने के बाद वापस जो ड्रॉप करेगा, जिस पॉइंट पे हमको देखना है वो हमको जमीन पे जब गिरेगा तब देखना है। यानी कि ये यहां से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आकर के यहां पर गिरेगा। भले ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा, ऊपर आगे जाके कहीं गिरेगा, लेकिन हमको सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना है, तो वर्टिकल देखना है, हॉरिजॉन्टल मोशन को अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर कितनी दूर जाएगा इससे मतलब नहीं है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल एक्सिस में, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों नेगेटिव? क्योंकि जिधर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसके उल्टे में फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू माइनस एच। इसको प्लेस करना है वेलोसिटी प्रोजेक्शन के लिए, यू वी इनिशियल रखोगे तो इसको यू वाई ले लेना है। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है कि यू वाई नेगेटिव हो, जैसे थर्ड केस में देखोगे तो वो भी नेगेटिव है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि उसको भी पॉजिटिव ले लो, एच को भी पॉजिटिव ले लो, तो भी बन सकता है। ठीक है, और मेरा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी लेंगे, क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं, यू वाई को पॉजिटिव रखे हैं, तो बाकी ये दोनों मेरा नेगेटिव हो गया। दिस इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, माइनस एच पे जाके गिरना है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, एक जीरो एक पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव भी नहीं होगा, या तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ये हमेशा ऐसा ही आएगा। वजह इसका समझना है कि जब इसको पूरे का प्रोजेक्टाइल को तुम देखोगे तो प्रोजेक्टाइल का ये हिस्सा है, ठीक है, यहां से चलना शुरू हुआ है और यहां गिरा है, तो एक ये हिस्सा जो है वो नेगेटिव में है। प्रोजेक्टाइल को अगर यहां से शुरू किए होते तो यहां से चलता है, यहां पर आकर गिरता है। हम वो टाइम निकाल रहे हैं जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड लेवल पर मिलेगा, तो उस ग्राउंड लेवल पर इस टाइम के बाद मिलेगा, है ना, ये मान लो कि t1 टाइम के बाद मिलेगा, और एक टाइम पर हो सकता था पहले जब यहां से हम चलना देख रहे हैं
तो इस पॉइंट से अगर यहां पे t इक्वल टू 0 ले रहे हो तो t इक्वल टू सम टाइम माइनस t2, इस टाइम पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो सकता था, ठीक है, नेगेटिव में। लेकिन नेगेटिव में हमने देखा नहीं, क्योंकि हम तो प्रोजेक्शन यहीं से कर रहे हैं, तो यहीं से स्टडी कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव में भी एक मिल सकता था। तो जब इसको सॉल्व करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो दो रूट्स आना चाहिए, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो वी ऑल नो कि वो पॉजिटिव वाला ही मेरा टाइम करेक्ट आंसर है, करेक्ट टाइम है, ये हमको नहीं चाहिए। तो इसमें से नेगेटिव वाले को सेपरेट कर देंगे, पॉजिटिव वाला निकल जाएगा। अब वो टाइम निकल जाएगा तो फिर रेंज निकाल सकते हो कि जो भी इसका क्रॉसपॉन्डिंग टाइम होगा, तो रेंज विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू यहां से जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आया, मान लिए टी आया, इसको कैपिटल टी लिख देते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से हम लोग को सॉल्व करके निकालना होगा और उसका फिर इसमें प्लेस कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। कैसा सिचुएशन बन सकता है कि रेंज निकालना हो, तो पहला चीज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, एकदम ध्यान रखना है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट्स बनता है, ओके। सो इस केस में देखा जाएगा माइनस अल्फा इधर नीचे वाले प्रोजेक्शन में, तो इसमें मेरा ui नेगेटिव रख लो, ui को पॉजिटिव रख लो, h भी पॉजिटिव रख लो, g भी पॉजिटिव रख लो, सभी पॉजिटिव ले लो, ये सभी को डाउनवर्ड में ही ले लो। तो उसमें भी वही होगा, एक टाइम आएगा नेगेटिव का, एक टाइम आएगा पॉजिटिव का। नेगेटिव वाले को फिर से नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले को लेना है, और पॉजिटिव वाले से फिर रेंज निकालना है, ठीक है। फिर जो फाइनल चीज है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके लिए हम एक अलग तरीका बताते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन दिया है कंपेरिजन मोड में, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इन तीनों को प्रोजेक्ट किए हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मान लेते हैं u, ये भी है u और ये भी है u। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ही सिंपल हम कंसीडर करते हैं कि तीन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया तीन डायरेक्शन में, एक थीटा एंगल पे, एक हॉरिजॉन्टल पे और एक अल्फा पे, ठीक है। और बताना यह है कि जब ये लोग जमीन पर गिरेगा, जब ये आकर के ग्राउंड पर गिरेगा, तो ये मान लो कि ये पहला वाला पार्टिकल A है, तो हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया, ये पार्टिकल B है और ये वाला पार्टिकल C है। तो इन तीनों में से किसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, या वेलोसिटी का क्या ऑर्डर बनेगा, कौन सबसे ज्यादा वेलोसिटी का होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए वेलोसिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर से बताएंगे, ऐसा जब भी सिचुएशन तुमको दिखे कि सिंपल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज कंपेयर करना हो और किसी तरीके का एनर्जी का कहीं पे डिसिपेशन नहीं हो रहा हो, तो गो थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन, यही सबसे आसान तरीका है। ये चाहे इस तरीके से घूम करके ऊपर से आकर के वापस यहां पे गिरे, ये वाला पार्टिकल यहां पर आकर गिरे, ये हॉरिजॉन्टल वाला यहां पर आकर गिरे, तो अलग अलग रेंज होगा। रेंज अलग अलग होने का वजह है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको ज्यादा समय मिला हवा में रहने का, तो सबसे दूर पे जाके गिर सकता है। इसको थोड़ा कम समय मिला, इसको बहुत कम टाइम मिलेगा, बहुत जल्दी ये जमीन की तरफ गिर जाएगा। तो इस केस में, तीनों केस में हमको टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी एक रिलेशन बताते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन क्या होता है कि किसी को अगर हम लोग यहां से फ्री फॉल करा दें, फ्री फॉल का मतलब हो गया u इज इक्वल टू 0, यहां से 0 से रिलीज किए, तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज u अपॉन g, सॉरी h के टर्म में बात करना है, 2h बाई g अंडर रूट h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वो सिंपली यूज कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2h बाई जी, ये टाइम लगता है फ्री फॉल करके यहां से h हाइट नीचे आके गिरने में, ठीक है। तो ये वाले प्रोजेक्टाइल का, जिसको हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और फ्री फॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम होता है, ठीक है। ये तुमको याद रखना चाहिए। किसी को जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट और फ्री फॉल वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रखना। इसके लिए तरीका है, एक्सपेरिमेंटली भी चेक कर सकते हो, अलग बात है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, ये t1, ये इस टाइम से ज्यादा होगा। इसका टाइम जो होगा ये t2, ये इस टाइम से कम होगा, क्योंकि इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, 0 है। तो 0 होने की वजह से जो भी प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, और इस केस में भी वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे वर्टिकल सेपरेशन एज ट्रेवल कर जाता है। इसको वर्टिकल में वेलोसिटी मिला लेकिन ऊपर की तरफ, और टोटल फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट करना हुआ नेगेटिव में, तो इसलिए इसको ज्यादा टाइम लग जाता है वापस आने में। और इसको उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी मिला जिस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेसमेंट करना है, तो इसलिए ये कम समय में ही जल्दी जमीन पे आ जाता है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट में थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है।
इसको बहुत ध्यान रखना है, इससे हम लोग इसका रिलेटिव मोशन भी स्टडी करते हैं। कोई प्रोजेक्टाइल है और उससे दूसरे किसी को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे वेलोसिटी कि ये यहां पर आया तो कुछ मान लो कि v1 वेलोसिटी से ड्रॉप किया, ये कुछ v2 वेलोसिटी से ड्रॉप किया, ये कुछ v3 वेलोसिटी से ड्रॉप किया। ये तीनों का अलग अलग एंगल हो सकता है, होगा भी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा ये v1 v2 v3 ये तीनों का सेम होगा। ये वेक्टर हम ले लेते हैं, v1 v2 v3 इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेम होने का वजह क्या है? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। अब समझो यहां पर तीनों को u से प्रोजेक्ट किया गया, यानी तीनों को सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिला है, और जो यहां पर हाइट है वो h वो भी तीनों के लिए सेम है। तो जब ये ग्राउंड पर आएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल फॉर एवरी पार्टिकल। तीनों का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस सेम हुआ है mgh का, और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी भी सेम था, तो यहां पर भी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी सभी के लिए सेम होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी किसी एक के लिए हम बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट एट, ये मान लेते हैं इस पॉइंट को, इसको P मान लेते हैं, या बॉटम है तो B मान लेते हैं, और ये टॉप है तो T मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट टॉप प्लस काइनेटिक एनर्जी जो टॉप पे था वहां से नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, तो उस लॉस को भी हम लोग जोड़ दें तो उतने का पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? हाफ मास m रख लो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, प्लस mgh। तो क्या कोई हमको फर्क दिख रहा है कि चाहे आप a के लिए लिखो, इन तीनों में से किसी भी पार्टिकल के लिए लिखो तो यही आएगा ना। तो इसी वजह से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो सभी का सेम होगा, तो फाइनल वेलोसिटी पूछा जाए तो वो सभी का सेम होगा, ठीक है। बट टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा। इस बीच वाले के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाले, उसके लिए ये होता है, और बाकी ऊपर वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा मिलेगा, और जो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कम मिलेगा, ठीक है। तो इन पे कुछ क्वेश्चन रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग को कुछ रिलेटिव देखना है कि इससे दूसरे को व्यू किया जाए तो कैसा होगा, इससे फ्री फॉल को व्यू किया जाए तो कैसा होगा। जैसे चलती हुई ट्रेन से अगर हम एक पेन को ड्रॉप कर दें तो इसका मोशन भी जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, क्योंकि इसके पास भी एक इनिशियल वेलोसिटी होगा जो उस सिस्टम का होगा। तो तुम्हारे नजर पे वो दिखेगा कि हम यहां से पेन को ड्रॉप किए तो हाथ पे गिरा है, लेकिन जो ट्रेन के बाहर से इस पेन को देख रहा होगा तो वो देख रहा होगा कि ये ऐसे गिरा है, क्योंकि वो मेरे साथ आगे जा रहा है और यहां पे गिर रहा है। मतलब कि ये यहां से हमने गिराया और यहां से यहां तक आया, ये मेरे नजर से है, लेकिन क्योंकि ट्रेन भी चल रहा हो तो ये तुम देखो तो तुम्हारे नजर से ये एक प्रोजेक्टाइल हो गया। तो ये इस पे बहुत सारा सवाल रहता है। जैसे कि कोई एक लॉन्चर है जो बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, तो उस लॉन्चर से जब बॉम्ब को रिलीज किया गया तो वो तुमको दिखेगा कि वो वर्टिकली जा रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर का सीन्स वगैरह देखोगे तो उसमें दिखता भी होगा वो सब वीडियोस कि बॉम्ब जो है वर्टिकली ड्रॉप किया जा रहा है, और वो दिखेगा भी, प्लेन से दिखता वर्टिकली नीचे जा रहा है, क्योंकि प्लेन भी उसी स्पीड से आगे जा रहा है जैसे इसने बॉम्ब को रिलीज किया, और उसके बाद साथ में ये आगे भी जाता जा रहा है। तो इसके नजर से ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहा, तो ये हमेशा देखेगा कि ये इसी लाइन पे नीचे गिर रहा है, लेकिन कोई और देखेगा कि ये प्रोजेक्टाइल से जाकर के कहीं पे ड्रॉप कर रहा है। तो ये पूरा सेंस जो है, ये रिलेटिव मोशन का सेंस, ये इस पे भी सवाल बहुत सारा बनता है, ठीक है। लेकिन इन सब पे बहुत सवाल आया नहीं है, लेकिन एक एक बार प्रैक्टिस करके सब देख सकते हो, ओके। तो देखो इसमें तुमको तीनों टाइप का जो हम बताया, उसमें तीनों टाइप से क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन इसका चांसेस रहता है कि ये कहीं पूछ सकता है कि किसी एक टावर के हाइट से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करें। तो जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करेंगे तो हमको पता है कि प्रोजेक्शन का जो स्पीड होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डजंट चेंजेस बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस वजह से इस पे हमेशा वही वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल में इसके पास 0 था, तो अगर किसी को हम फ्री फॉल कराएं विद सम u इक्वल टू 0 तो इसको भी जो टाइम लगता है वही टाइम इसको भी लगता है यहाँ से यहाँ आने में। इसका तुम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी एक ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखना और एक ऑब्जेक्ट को हाथ पे ऐसे पकड़ के रखना, इसको टेबल से स्लाइड करा देना, ये प्रोजेक्टाइल बन करके गिरेगा, और साथ ही साथ एट द सेम मोमेंट तुम इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से रिलीज करना। एग्जाम्पल ऐसे रखें कि 2 मार्कर रखे, एक मार्कर को टेबल से स्लाइड कर दो और एक मार्कर को टेबल के कॉर्नर से फॉल करा दो, तो फ्री फॉल करेगा और ये प्रोजेक्टाइल बन के जाएगा, और दोनों देखोगे एक टाइम पे गिरेगा। तो वॉइस नोट से तुम ये जज कर पाओगे कि एकदम अगर एग्जैक्टली ये काम करोगे तो एक साथ दोनों ड्रॉप करता है।
यानी कि इसको भी उतना ही टाइम लगेगा गिरने में और इसको भी उतना ही टाइम लगेगा। भले ये दूर जाके गिरेगा, ये उसी पॉइंट पे गिरेगा, बट टाइम दोनों के लिए सेम होता है। और टाइम फ्री फॉल का हमको पता है, हाइट से अगर ड्रॉप कराया जाए तो टाइम होता है √2h/g। ठीक है, तो अब इसके पास एक टाइम फैक्टर आ गया कि इतने टाइम तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा और ये इस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। सो दिस विल बी द रेंज, और रेंज नथिंग बट इट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, यानी v × √2h/g। तो ये थोड़ा बहुत कभी कभी चांसेस है कि इस पे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आसान चीज़ है। और दूसरा इसमें बताते हैं, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का भी टर्म ध्यान रखते हैं कि अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल है, रिलेटिव वेलोसिटी समझ सकते हो कि किसी भी केस में काम आएगा। मतलब जैसे कि कोई एक प्लेन है, मान लिया कि कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये जा रहा है, इसने किसी एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, तो ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी v वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो जाने के बाद ये सीधा चलता रह गया और इसको रिलीज करेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल बन करके ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो जो इससे जो प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, प्लेन का मान लो कि ये पोर्शन जो था वो यहाँ है, तो ये यहाँ पहुँच गया, तो इससे जो प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे मिलेगा। फिर थोड़े समय के बाद ये ऑब्जेक्ट प्लेन जो है ये यहाँ पहुँच गया, तो ये ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर दिखेगा। ये भले पैराबोलिक पाथ से जाएगा, बट फ्रॉम द व्यू ऑफ दिस एरोप्लेन, या यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है तो इसके नज़र पे देखा जाएगा, तो ये दिखेगा कि वर्टिकली नीचे जा रहा है। पर्सन यहाँ पर है तो इसको हमेशा दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके ठीक नीचे ही है हमेशा। तो ये रिलेटिव वाला एक सेंस ध्यान रखना है कि इसके टर्म्स पे ये वन डायमेंशनल मोशन दिखता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी इसमें धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है बिकॉज इट हैव सम वर्टिकल एक्सेलरेशन, बट उसके पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, ना ही एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो उसके टर्म्स पे ये ऐसा होगा। और ना ही सिर्फ उस कंडीशन पर, ऐसा भी कंडीशन रहा कि प्लेन मान लो कि किसी एंगल पर चल रहा हो, ये प्लेन इस पर गड़बड़ बन गया, ठीक है, ये प्लेन किसी एंगल पर चल रहा है और इसने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, यहां से इसने बॉम्ब को रिलीज किया, तो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा, तो ये प्रोजेक्टाइल भी जो बनेगा वो कुछ ऐसे जाके गिरेगा। तो इस केस में भी वही होगा, इस केस में भी पर्सन जो देखेगा तो वो यहाँ पर है, फिर थोड़े समय के बाद यहाँ पर है, तो बॉम्बर यहाँ है, फिर थोड़े समय के बाद यहाँ पहुँच गया, तो जो रिलीज किया हुआ बॉम्ब यहाँ पे रहेगा। इस केस में भी यही मिलता है, वजह सिंपल, दोनों ही केस में सेम है। इसमें भी इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, और जो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वही इसके पास भी है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए ये हमेशा इसी डायरेक्शन पे दिखेगा, यानी कि वर्टिकली दोनों एक ही लाइन पर रहेगा हमेशा। ठीक है, तो मिला जुला के तुमको ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे इस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। जैसे एक बार पूछा था कि इसको ऐसे रिलीज किए, वेट फॉर दिस क्वेश्चन, अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ, क्वेश्चन को बस देख सकते हो, इसमें कुछ बनाने के लिए नहीं है, and another particle b is projected horizontal direction with speed of 5 meter per second from the same height, then the correct statement is, पूछ क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए और एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिए, यहाँ से छोड़ दिए हैं फ्री फॉल करने के लिए, तो दोनों कितने टाइम इंटरवल में गिर रहा है, दोनों के टाइम का कंपैरिजन करना है। तो ये भी बताए दोनों सेम टाइम पे फॉल करता है, इसके लिए भी t वही होगा, उसके लिए भी t वही आता है √2h/g। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा प्रोजेक्टाइल का समेशन है। इसमें इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जब आता है तो फिर हम लोग जी को भी कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तब मेरे पास एक प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल जो कि स्लोप हो गया, और एक उसके परपेंडिकुलर, तो वो मेरा परपेंडिकुलर। तो दो एक्सिस हम लोग ले लिए, एक अलोंग द स्लोप, एक परपेंडिकुलर टू द स्लोप। तो हम लोग को एक्सेलरेशन यानी जी को भी दोनों कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा कि स्लोप के अलोंग क्या है, स्लोप के पर नॉर्मल पे क्या है। और अब मेरा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो वास्तव में दोनों डायमेंशन पे, मीन्स उसके लिए जो एक्स और वाई एक्सिस है दोनों एक्सिस पे एक्सेलरेशन है।
तो उसके अकॉर्डिंग उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर बहुत लेंदी काम चलता है, उस पर रेंज वगैरह का ही फॉर्मूला आता है, लेकिन बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन रहेगा भी तो बहुत आसानी से बनेगा, बस कंपोनेंट्स ब्रेक करके चलोगे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने तक में ख़त्म करो। 99% से ज़्यादा चांस है कि अगर मैक्सिमम आया प्रोजेक्टाइल तो इतने तक में ही आएगा, इंक्लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है। हैव अ गुड डे नाउ।